Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिसे लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप था, और अगरचे ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी परफॉर्म होता है, तो हमने वो ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद आपको ग्लाइकोलिसिस जो डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म होता है उसके अंदर एटीपी बजट भी आपको कैलकुलेट करवाया था कि टोटल और नेट गेन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने होते हैं। इसके बाद अगला जो फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट स्टेप को डिस्कस करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, इस बात को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। बच्चों, आपको याद होगा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस होते हैं, और ये पाथवे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है। लिहाजा साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, जो कि साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, वहां पर ये प्रोडक्शन हुई है। वहां से अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख रहे हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, वहां पर एक चैनल प्रोटीन मौजूद है जो इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज नोन एज पायरुवेट ट्रांसलोकेज। इस पायरुवेट ट्रांसलोकेज के जरिए पायरुवेट के ये 2 मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है शायद ये पायरुवेट ट्रांसलोकेज कोई पंपिंग चैनल है जिसको वर्क करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और यहां पर एटीपी की कंजप्शन टेक प्लेस होती है पायरुवेट को अंदर मुंतकिल करते हुए। तो ऐसा हरगिज नहीं है। पायरुवेट ट्रांसलोकेज एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसको वर्क करने के लिए कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता। दरअसल वो जो एटीपी का डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। एटीपी बजट इन ग्लाइकोलिसिस के सिलसिले में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ये ग्लाइकोलिसिस डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म होता है तो उसके एटीपी अकाउंट में डिफरेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से प्रोड्यूस होने वाले एटीपी के अकाउंट में फर्क आता है। बहरहाल ये पायरुवेट ट्रांसलोकेज विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पायरुवेट को मुंतकिल कर देगा साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ये पायरुवेट ट्रांसलोकेज के जरिए पायरुवेट मॉलिक्यूल्स दाखिल होते हैं तो पायरुवेट को यहां पर 3 मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद आखिर में फिर ये पायरुवेट एसिटाइल CoA में चेंज हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम दरअसल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट रखा गया। हालांकि इसके अंदर और भी इवेंट्स होंगे, बट एज अ होल इस पूरे पाथवे को ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहा जाता है। अब रही बात कि इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, तो लिंक रिएक्शन इसे दरअसल इस वजह से कहा जाता है कि यही वो स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का जिसके जरिए एरोबिक रेस्पिरेशन का वो पाथवे जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर परफॉर्म हो रहा था, मिसाल के तौर पर ये ग्लाइकोलिसिस, और वो पाथवे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी परफॉर्म होगा, उन दोनों को इस स्टेप ने लिंक कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे ये रीजन पूछा जाए कि व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन, तो आपने इसका जवाब क्या देना है कि oxidation of pyruvate is called link reaction because it links the pathway of aerobic respiration that occurs outside the mitochondrion and the pathway of aerobic respiration that occurs inside the mitochondrion. इस तरह से आप इसका आंसर कोट करेंगे। अब इस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के दौरान पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ
क्या कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, इसको हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में पायरुवेट मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड छीन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस के बाद पायरुवेट एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे पायरुवेट के, लिहाजा आप ये याद रखिए कि ये सारे रिएक्शंस भी 2 टाइम्स टेक प्लेस होंगे, तो आप इनको 2x कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस के जरिए एसिटाल्डिहाइड बनाया गया। दिस लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, और इस डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसिटाल्डिहाइड से अब हाइड्रोजन भी ले लिया जाएगा, और हाइड्रोजन लेने के बाद एसिटाल्डिहाइड एसिटाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। यहां पर जो हाइड्रोजन गेन करने वाला मॉलिक्यूल है वो दरअसल NAD है। NAD ना सिर्फ ये एसिटाल्डिहाइड से हाइड्रोजन गेन करता है बल्कि एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है, और इस तरह से ये खुद रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज NADH2। तो ये NADH2 मॉलिक्यूल जो इस स्टेप के अंदर प्रोड्यूस हुआ, इसके पास एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये मॉलिक्यूल भी जब रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होगा तो उसके जरिए ATPs जनरेट होंगे, और वो ATPs भी दरअसल ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट स्टेप के अकाउंट में ऐड किए जाएंगे। याद रखिए कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी NADH2 मॉलिक्यूल या FADH2 मॉलिक्यूल जाकर ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे ATP जनरेट होते हैं, तो उन ATPs को रेस्पिरेशन के उन्हीं स्टेप्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है जिन स्टेप्स से ये NADH2 या FADH2 प्रोड्यूस हुए होते हैं। बहरहाल इस तरह से इन 2 इवेंट्स के बाद पायरुवेट एसिटाइल ग्रुप में चेंज हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं कि जिस तरह से ये चेंज आ रहा है उसको यहां पर हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है। पहले स्टेप में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ था तो इस पार्ट को हाईलाइट करके शो किया हुआ है कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स यहां से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए थे। उसके बाद आप देखिए कि ये हाइड्रोजन एटम एसिटाल्डिहाइड से लॉस हुआ था, और अब जब ये एसिटाइल ग्रुप बन गया तो अब इस एसिटाइल ग्रुप को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर अब कोएंजाइम ए का एडिशन किया जाता है। पहले इससे 2 चीजें छीन ली जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे ले लिया जाता है, इससे हाइड्रोजन भी ले लिया जाता है, और अब इसको कोएंजाइम ए देकर बहलाने की कोशिश की जाती है। तो आप देखिए कि कोएंजाइम ए जब इस एसिटाइल ग्रुप के अंदर ऐड होगा तो कोएंजाइम ए के एडिशन के बाद अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए या इसको एसिटाइल को ए भी कहा जाता है, ये चीज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या लिंक रिएक्शन है ये इन 3 इवेंट्स पर मुश्तमिल है। पहले इवेंट में डीकार्बोक्सिलेशन होगी, दूसरे को ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजिनेशन कहा जाएगा, और तीसरे इवेंट को एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए टाइटल किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा पाथवे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहलाता है। इस पूरे पाथवे को जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैटेलाइज करता है उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स दरअसल ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, और इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर 3 एंजाइम्स का क्लस्टर बना हुआ है। 3 एंजाइम्स कलेक्टिवली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं। This pyruvate dehydrogenase complex consists of 3 enzymes। जैसे ये 3 मुख्तलिफ केमिकल एक्टिविटीज यहां पर परफॉर्म हुई है, हर एक के लिए अलग अलग एंजाइम इसके अंदर मौजूद हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो 3 एंजाइम्स और 5 को फैक्टर्स पर मुश्तमिल है ये। इन 3 एंजाइम्स के साथ 5 को फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो आपसे अगर ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, तो आपने बताना कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 एंजाइम्स एंड 5 कोफैक्टर्स। और ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। बजाहिर आपको यहां पर ये तीनों एक्टिविटीज यूं अलग अलग करके दिखाई हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक्टिविटीज एट वंस टेक प्लेस होती हैं, क्योंकि ये एक ही एंजाइम जिसे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसके अंदर 3 एंजाइम और 5 कोफैक्टर्स हैं जो एक टर्म के अंदर ही एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है।
आपने देखा अब ये जो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये अब नेक्स्ट स्टेप में जिसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है उसमें दाखिल होंगे, और क्रेब्स साइकिल में किस तरह से इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है ये आपको अगले लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.